नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है। आज हम घर्षण, फिजिक्स में घर्षण यानी फ्रिक्शन में विराम कोण और घर्षण कोण, ये दो विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं। किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के पूर्व हमको मूलभूत अवधारणाओं की जानकारी होना चाहिए। हम चाहें तो आपको सीधा सीधा इसको और इसको, मतलब घर्षण कोण को और विराम कोण को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको जो बीच की कक्षाओं में, बीच की क्लासेस में जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्टूडेंट। मतलब जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो जीवन है विद्यार्थियों का, जीवनदायिनी गंगा के समान है। कारण ये है कि वो नोट है 2-2 हजार रुपए के, बहुत कीमती चीजें, वो अगर आपसे नहीं बनेगी तो आपको बाकी चीजें नहीं बनेगी। हर सूत्र को समझाने के लिए, किसी विषय वस्तु को विश्लेषित करने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यानी जैसे वो फिल्म नहीं होती कि आपको फिल्म चल रही है, अचानक से ध्यान आ गया कि हम बचपन में ऐसे थे, तो फिल्म चलते चलते रुक गई और फ्लैशबैक में चले गए और आपने पुराना पूरी पिक्चर देखी, फिर वापस नए जीवन में आ गए। फिर आपने आगे देखा कि भविष्य में क्या होगा, फिर आगे चले गए, फिर वापस लौटे। तो ये जो वापस पीछे जाना, आना, फिर आगे जाना, फिर लौटना, तो इससे क्रमबद्धता टूटती है। तो यदि हमारे पास पहले से ही पूरा ज्ञान हो तो हमको ना तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत, ना ज्यादा पीछे जाने की जरूरत, हमारे पास सारी जानकारी पहले से उपलब्ध है। हमेशा ध्यान रखिए, हमने बताया था किसी भी वस्तु पर यदि दो बराबर बल लग रहे हो और एक ही बिंदु पर लग रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल लग रहे हो और एक ही बिंदु पर लग रहे हो तो उन्हें हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस वस्तु पर, ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहे हों और अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल लग रहे हों और अलग अलग दिशाओं में लग रहे हों तो इन्हें हम बल युग्म कहते हैं, कपल, ठीक है ना। इसका प्रभाव ये होता है कि इस बल युग्म के प्रभाव से ये वस्तु किसी भी एक दिशा में, चाहे घड़ी की दिशा में, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। इसे हम बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क कहते हैं। तीसरी चीज, ये जो मैं बता रहा हूँ सब 2-2 हजार रुपए के नोट। ये मान लीजिए दो बल लग रहे हैं, दो बल हैं, एक हो गया F1 और एक हो गया F2। किसी वस्तु पर यदि दो बल लग रहे हैं, किसी वस्तु पर यदि दो बल लग रहे हो तो इनका एक परिणामी बल भी होता है, रिजल्टेंट फोर्स। यदि किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हो, अब यहां जरूरी नहीं कि बराबर हो, है ना, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बल लग रहे हो तो उनका एक परिणामी बल होता है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, उनका संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से जो प्रभाव होता है उसे हम परिणामी बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें यहाँ F1 और F2 दो बल लग रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये गणित में सदिश विश्लेषण में पढ़ाया जाता है, 9वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज का नियम है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में, संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ी, यदि समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में दो बलों को, दो अलग अलग बलों को प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी बल उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन दोनों के संलग्न
सुन लीजिए, आपको मालूम है दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। मैं इस विकर्ण की बात कर रहा हूं और ये संलग्न बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी समानांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं में दो अलग अलग बल प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो इनका जो परिणामी बल है वो उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उन दोनों के संलग्न बिंदु से होकर जाता है। मतलब इस विकर्ण द्वारा ये इन दोनों का परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी मतलब होता है संयुक्त प्रभाव। अब 2000 का अगला नियम ध्यान रखिएगा, जैसे किसी चीज के हल्के बल और भार एक ही चीज है, ध्यान रखिए ना। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। सुनिए, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, यानी भार और बल एक ही चीज है। इनके दो घटक होते हैं, बल और भार, हर इनके दो घटक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये F बल है और इधर थीटा है, इधर कुछ नहीं, तो जिस तरफ थीटा है वो cos थीटा घटक होगा, जिस तरफ कुछ नहीं है वो sin थीटा घटक होगा। मान लीजिए यहाँ R लिखा है, ये थीटा है, ये R cos थीटा होगा, ये R sin थीटा होगा। मतलब जिस तरफ थीटा, जिस तरफ कोण बना है उस तरफ वाला cos होगा, जिस तरफ कोण नहीं बना है उस तरफ वाला sin होगा। जरूरी नहीं कि ये नीचे हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा बल दिया जाए और यहाँ थीटा हो, तो आप समझ जाएंगे ये R cos थीटा है, ये R sin थीटा है, मतलब इस R के ये दो घटक हैं। अब अगला नोट, ये सब यहाँ लगने वाले हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये यहाँ लगने वाले हैं। अब देखिए, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि ये एक त्रिभुज है ABC, इसका ये कोण 90 अंश का है, ये थीटा कोण है, ये मान लीजिए फाई कोण। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक षटकोण त्रिभुज है जिसमें ये थीटा, ये कोण, ये 90 अंश का कोण है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर आपने 90 अंश के सामने वाली भुजा तो विकर्ण कहलाती है, ये तो 100% पक्का है। लेकिन अगर आपने साइन, कॉस इनके साथ थीटा ले लिया, यानी 90 अंश के अलावा निष्पत्तियों के साथ जो कोण लग रहा हो थीटा ये वाला है, तो इस स्थिति में ये आधार और ये लंब होगा। इस स्थिति में जब आपने निष्पत्तियों के साथ थीटा कोण लिया है तो 90 अंश के अलावा वो कोण जो निष्पत्तियों के साथ लगा है वो जिस भुजा पर होगा वो आधार होगा। मान लीजिए आपने इसकी जगह पर फाई कोण ले लिया, फाई, यानी आपने थीटा की जगह पर फाई कोण ले लिया, तो इसका मतलब अब निष्पत्तियों के साथ फाई कोण है तो 90 के अलावा फाई यहाँ बन रहा है, तो ये हुआ आधार, ये हुआ लंब। तो लंब और आधार हमारे हिसाब से नहीं होते। हम ये सोचे कि जो नीचे की भुजा है वो भर आधार होगी, तो ऐसा नहीं। जो निष्पत्तियों के साथ कोण लगा हो और उसके अलावा 90 अंश का कोण जिसके साथ बना हो वो आधार कहलाता है। इतनी सारी जानकारी होने के बाद अब अपन इन टॉपिक्स पर आते हैं, क्योंकि ये यहाँ लगने वाले हैं। आपसे मैं बार बार फ्लैशबैक में जाके बात नहीं करूंगा। देखें, घर्षण कोण क्या है, तो एक ये वस्तु है, ये वस्तु का ये भार नीचे की ओर है, W बराबर mg होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये भार है। इस भार के ठीक अपोजिट में न्यूटन के नियम के अनुसार ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। ये हुआ भार और ये हुआ अभिलंब प्रतिक्रिया। और हमने वस्तु पर इस तरफ को बल लगाया तो ये हो गया लगाया गया बल, है ना। और ठीक अपोजिट, ठीक विपरीत में ये हो गया घर्षण बल। जो गति के विपरीत
घर्षण बल, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये वस्तु रखी है इस तल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में, जिसका भार नीचे की ओर और इसका ठीक न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इसका प्रतिक्रिया अविलंब प्रतिक्रिया ये ऊपर की ओर है। ये लगाया गया बल है और ये घर्षण बल है। ध्यान देना, घर्षण ये R है और ये Fs है। अपन ने रचना कर दी ऐसी, ये चतुर्भुज बन गया, ये देखिए चतुर्भुज बन गया ना, आयत बन गया। अब R और Fs यानी घर्षण बल, R यानी अविलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया ये अपन ने रचना करके आयत बना दिया भैया। देखो ये बना है आयत, ठीक है ना। तो अब ये हो गया यहाँ पर R और ये है Fs, है ना। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये Fs तो ये Fs, ये R तो ये R। अब ध्यान दीजिएगा, अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का जो परिणामी बल है वो इधर प्रदर्शित होगा। अभी मैंने आपको बल समानांतर चतुर्भुज का नियम बताया कि दो बलों का परिणामी बल उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उसके संलग्न बिंदु से होकर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण कोण और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल ये हुआ। तो घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का ये हुआ परिणामी बल। कौन सा? ये वाला, ये हुआ परिणामी बल। इतनी बात समझ में आई? तो आप परिभाषा सुनिए। अभी घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतना समझ में आया? अब आप देखें, ये मैंने यहां लिख दिया है। अब अगर अपन ले त्रिभुज OBC, ये समकोण त्रिभुज है। मैंने अभी जो समझाया कि कक्षा 9वीं का पढ़ा हुआ आपके पास फिर से आ गया, और 9वीं में भी ये पार्ट है, 11वीं में भी है, सभी जगह ही है। ये है R, ये देखिए OBR है, ये 90 अंश का कोण है, ये लैम्डा है, ठीक है ना। ये वाली भुजा भी ये R है, ये Fs है, तो सामने वाली भी Fs होगा, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में। ये Fs तो ये Fs, ये R तो ये R। अब आप बताइए, ये लैम्डा है, हमने लिखा tan लैम्डा। tan लैम्डा का मतलब होता है लंब के बटे आधार। अब आप बताइए जरा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को विकर्ण हो गई है, हमें मालूम है। निष्पत्ति के साथ लैम्डा लिए हो तो 90 अंश का कोण और लैम्डा इस भुजा पर बन रहा है, का मतलब ये हो गया आधार और बची वाली भुजा हो गई लंब। तो अगर हमने लिखा tan लैम्डा लंब बटे आधार, तो लंब यानी क्या हुआ? BC, ये लिखा, और आधार यानी क्या हुआ? OB। अब आप जानते हो कि BC मतलब Fs और OB यानी R। इतना समझ गए आप? और आपने पढ़ा है, यानी tan लैम्डा बराबर आ गया Fs बटे R, ये आ गया Fs बटे R। हमने अभी पिछले पीरियड में पढ़ा है कि घर्षण गुणांक म्यू Fs बटे R के बराबर होता है। तो आप देखें जरा, Fs बटे R की जगह पर आप म्यू s लिख सकते हैं ना। तो tan लैम्डा बराबर इसकी जगह पर आप लिख देंगे म्यू s। निष्कर्ष तो भैया आप ही को लिखना है, ये तो आपकी समस्या है, हमारा काम बोलना है। निष्कर्ष क्या कहता है? लैम्डा यानी क्या हुआ? घर्षण कोण। घर्षण कोण की टेंजेंट यानी स्पर्शज्या, हिंदी में स्पर्शज्या कहते टेंजेंट को। लैम्डा यानी घर्षण कोण। घर्षण कोण की स्पर्शज्या हमेशा घर्षण गुणांक के बराबर होती है, या घर्षण कोण की टेंजेंट हमेशा घर्षण गुणांक के बराबर होती है।
ये इसको समझाया। अब अपन इस पे आ जाते हैं, है ना। अब देखें हम, तो घर्षण कोण किसको कहते हैं? अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण कोण का जो परिणामी है, वो परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाएगा वो घर्षण कोण कहलाएगा। फिर हल करने की ये विधि थी, ठीक है ना। अब अपन अगली बात पर आ जाए, विराम कोण। एक चीज समझाई मैंने, नत समतल, वो एक नोट रह गया बताना कि ये क्षैतिज है, क्षैतिज से न्यूनतम कोण पर, मतलब 90 अंश से कम के कोण पर अगर कोई पटिया दिया आपने रख दिया या कोई तल है तो उसको नत समतल कहते हैं। ऐसा तल जो क्षैतिज के साथ न्यून कोण पर हो उसे हम नत समतल कहते हैं। ये नोट बताना भूल गया था मैं, अब समझ गया, ठीक है ना। तो नत समतल मतलब क्षैतिज के साथ न्यून कोण पर रखा हुआ तल, तो ये एक नत समतल है। ये क्षैतिज है, ये नत समतल है। इस नत समतल पर एक वस्तु रखी है, बहुत ध्यान से समझना। ये वस्तु इस नत समतल पर रखी है और सीमांत संतुलन की अवस्था में है, ऐसी रखी है ये, है ना। और सीमांत संतुलन की अवस्था, सबसे पहले तो इसका भार W ऐसा है। इस वस्तु को रोकने के लिए, गिरने के लिए तो बल लग रहा है, वस्तु गिरेगी तो इस तरफ लगेगी, इसको गति के विपरीत लगने वाला घर्षण बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, ऐसा घर्षण बल ये ऐसा लगेगा और इसको गति प्रदान करने वाला बल ऐसा लगेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये वस्तु यहाँ सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, ये भार है। हमने अभी आपको एक नोट में पढ़ाया कि हर बल या भार एक ही चीज होती है और उनके दो घटक होते हैं, एक कॉस और एक साइन। तो देखिए ये जो है, एक ये हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा जो हमने, ये हो गया mg cos थीटा, जो कि ये थीटा, और इसके ठीक लंबवत ये हुआ mg sin थीटा। ये जो W बराबर mg है, इसके दो घटक हुए, थीटा इसके साथ बन रहा है, तो mg cos थीटा, जहां थीटा होगा वहां cos होगा, और उसके लंबवत घटक ये है mg sin थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप देखें ध्यान से, तो F बराबर हो गया mg sin थीटा, और आप जानते हैं इसके ठीक विपरीत कहलाएगी अविलंब प्रतिक्रिया, यानी Fs। ये जो है, ये Fs जो है ना, ये किसके बराबर हुआ भैया? mg sin थीटा के। और R किसके बराबर हुआ भैया? mg cos थीटा के। तो Fs बटे R, Fs बटे R यानी mg sin थीटा बटे mg cos थीटा, तो mg से mg कट गया, Fs बटे R, तो sin थीटा बटे cos थीटा यानी हो गया tan थीटा, और Fs बटे R tan थीटा है, और हम जानते हैं घर्षण गुणांक बराबर होता है Fs बटे R। तो आप Fs बटे R की जगह पर लिख सकते हैं μs, तो आप लिख दिया μs, तो μs बराबर tan थीटा। तो निष्कर्ष क्या निकला भैया? निष्कर्ष ये निकला, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष क्या निकला? घर्षण गुणांक विराम कोण की टेंजेंट के बराबर होता है। दूसरे तरीके से निष्कर्ष ये निकला कि घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शिया या टेंजेंट के बराबर होता है। अब आप बात आ जाती है, मूल बात, विराम कोण क्या? तो यदि नत समतल पर कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, नत समतल पर यदि कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था पर रखी है, चरम स्थिति पर रखी है, थोड़ा सा भी बल लगाने पर गतिशील हो सकती है, तो उस समय नत समतल क्षैतिज के साथ जो ये कोण बना रहा है, इस कोण को हम विराम कोण कहेंगे। फिर सुन लीजिए, यदि नत समतल पर कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है,
तो उस समय नभ समतल का क्षैतिज के साथ बना कोण विराम कोण कहलाता है। और यहाँ पर अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणामी बल, अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इन दोनों में अब आ गया परस्पर संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लो भैया, यहाँ बोलता म्यूएस बराबर टेन लेम्डा और यहाँ बोल रहा म्यूएस बराबर टेन थीटा। ये दायां पक्ष बराबर तो बायां बराबर, टेन और टेन कर गए, थीटा बराबर लेम्डा, विराम कोण घर्षण कोण बराबर। तो निष्कर्ष क्या निकला? नभ समतल पर यदि कोई वस्तु, नभ समतल पर यदि कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में है तो विराम कोण और घर्षण कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। एक बार फिर से सुन लें, नभ समतल पर यदि कोई वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में है तो घर्षण कोण और विराम कोण आपस में बराबर होते हैं। घर्षण से लाभ और हानि ये एक अंतिम विषय वस्तु है, बाकी घर्षण में कुछ भी शेष रह नहीं गया। तो लाभ और हानि ऐसा है, सामान्य जानकारी है, जैसे घर्षण को कम करना भी बहुत जरूरी होता है और घर्षण को बढ़ाना भी जरूरी होता है। घर्षण से लाभ भी है, हानि भी है। वो एक कहना कहावत है ना, कहावत छोड़ दो, मेरी बात सुनो। जैसे हमने बताया था चक्का कीचड़ में फंस गया, रेत में फंस गया, मतलब आपको घर्षण बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने एक पटिया लगाया तो चक्का उस पटिये में से घूमा निकल गया, तब यहाँ घर्षण बढ़ाना लाभदायक हुआ। अब मशीन है, मशीनों में घर्षण होने के कारण जो ऊर्जा है वो फालतू खर्चा हो जाती है, गर्म हो जाती है मशीनें। तो घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। तो घर्षण का मतलब घर्षण से लाभ भी है, हानि भी है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। तो घर्षण लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, दोनों तरह से लेके पढ़ना है। तो वो आप इत्मीनान से घर में पढ़िएगा। हाँ, आप ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। अगर आप किन्हीं कारणवश भूल गए हो तो अपनी भूल में सुधार करें और अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों के लिए समाज सेवा के रूप में मान लीजिए। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे कहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और ध्यान रखें आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक कर सकते हैं। हमने अपना दायरा बढ़ा लिया है, 200 वीडियो तो अभी उपलब्ध हैं, उनसे ज्यादा, और प्रतिदिन 2 वीडियो डालते ही हैं हम, और लगभग 2000 टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य बनाकर ही रहेंगे। जिसको लाभ उठाना है वो हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जिन विषय वस्तुओं को लेकर उपस्थित हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी जो वर्तमान कक्षाएं हैं दोनों में ही काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में आग्रह करने से पूर्व मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आप वीडियो को देखने के बाद उसको कॉपी में नोट कर लें और हमारे आग्रह को ध्यान से सुनें कि मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले अगर आपको लगता है तो आप हमारे परिश्रम का परीक्षण, अवलोकन, निरीक्षण कर लें और लगे कि आपके फायदे की चीज है, आपको घाटे का सौदा नहीं साबित होने वाला, तो तत्काल हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।